नमस्कार। इस वीडियो में हम पिछले 100 साल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में समझेंगे। क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और ये शुरुआत है विश्व युद्ध 3 की। 1920 का दशक, जिसे अक्सर रोरिंग 20s भी कहा जाता है, दुनिया के कई हिस्सों में खासकर अमेरिका में आर्थिक समृद्धि का समय था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के युग में इंडस्ट्री, कल्चर और टेक्नोलॉजी में काफी तेजी देखी गई। हालांकि समृद्धि की इस अवधि के बाद 1929 में महामंदी आई, जिससे व्यापक आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। इस दौरान आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति ने चरम राजनीतिक विचारधारा को जन्म दिया। अगर हम आज की बात करें तो दुनिया महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, जो कि कोविड-19 महामारी के बाद और भी गंभीर हो गई है। ट्रेड वॉर, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी are the rising concerns. कोविड-19 महामारी के टाइम पर बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई। लोगों के पास पैसा नहीं था, तो सरकारों ने स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया। स्टॉक मार्केट बहुत स्पीड से गिरा। स्टिमुलस पैकेज का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन्फ्लेशन बहुत सारे देशों में बहुत तेजी से बढ़ गया। उन्नीस 1920 के दशक की तरह हम राष्ट्रवाद का पुनर्स्थान देख रहे हैं। नेशनल सॉवरेनिटी, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बढ़ावा देने वाले नेता और राजनीतिक आंदोलन काफी तेजी से प्रमुख होते जा रहे हैं। आज हम यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, रशिया, मिडिल ईस्ट जैसे प्रमुख देशों के बीच में बढ़ता हुआ तनाव देख रहे हैं। क्षेत्रीय विवाद, सैन्य निर्माण और साइबर युद्ध मॉडर्न डे फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की याद दिलाते हैं। कोविड के बाद वी हैव सीन अ चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर। कोविड के बाद दुनिया भर में तनाव काफी बढ़ गया। नवंबर 2020 से इथियोपिया में ट्रिगरी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यह संघर्ष इथियोपिया सरकार और ट्रिगरी लिबरेशन फ्रंट के बीच में है। इसकी शुरुआत तब हुई जब इथियोपिया सरकार ने ट्रिगरी पॉपुलस लिबरेशन फ्रंट के अगेंस्ट सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इसकी वजह से इथियोपिया में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। लाखों लोगों को सहायता की जरूरत और हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहने वाला रीजन अस्थिर हो गया। फरवरी 2021 से म्यांमार, बर्मा, जो भारत का पड़ोसी देश है, वहां पर सिविल अनरेस्ट चल रहा। मिलिट्री ने मौजूदा सरकार को हटा के पावर ले ली है और लोकल ग्रुप्स और मिलिट्री में जंग छिड़ गई, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है और वहां पर अमानवीय स्थिति पैदा हो गई है। अगस्त 2021 में अमेरिका और नेटो ने अपने फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिए। उसके एकदम बाद ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और अब वहां पर तालिबान की हुकूमत चल रही। तालिबान की सोच कट्टरपंथी सोच है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहां पर भी एक मानवीय संकट पैदा हो चुका है।
ये तो बस शुरुआत है। हमारा एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। 2019 में पाकिस्तान ने पुलवामा पे अटैक किया, जिसमें हमारे कई सारे सैनिक शहीद हुए। भारत ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें उनके कई सारे ठिकाने नष्ट कर दिए गए, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां चल रही। उसके बाद भारत सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 भी हटा। भारत और पाकिस्तान में आजादी के बाद से कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, और अब तो पाकिस्तान की हालत भी ऐसी है कि उनके हाथ में कटोरा आ चुका है, तो उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देता है। इसमें चाइना की भी बहुत मुख्य भूमिका है। चाइना भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, क्योंकि 2019 के बाद से कई सारे लोगों ने चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया है और उनका फोकस इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो भारत में अगर अस्थिरता रहेगी तो इसका सीधा फायदा चाइना को होता है। वैसे तो रशिया और यूक्रेन का तनाव 2014 से चल रहा, पर फरवरी 2022 में रशिया ने एक फुल फ्लेजेड अटैक यूक्रेन पे कर दिया और यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। यह युद्ध अभी भी चल रहा है। रशिया ऑयल और गैस का एक मेजर सप्लायर है। इसका खामियाजा आसपास के देशों को भुगतना पड़ रहा है और पूरे यूरोप में ऑयल और गैस को लेकर एक संकट सा आ गया है, जिस वजह से वहां पर ऑयल और गैस के प्राइसेस काफी इन्फ्लेट हो चुके हैं। इसका प्रभाव यूके की इकोनॉमी पे भी पड़ा है और यूके हाई इन्फ्लेशन में आ चुका है। पिछली सर्दियों में ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों को चुनाव करना पड़ रहा था कि वो खाना खाएं या अपने घर गर्म रखें। भारत से लगे श्रीलंका में 2022 में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई। फ्यूल के प्राइसेस कुछ ही दिनों में 50% बढ़ गए। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू हुआ वहां की कैपिटल, जो धीरे धीरे पूरे श्रीलंका में फैल गया। वहां के सरकार ने आर्मी को आदेश दिया कि वो लोगों को कंट्रोल करें। इससे वहां की जनता और भी भड़क। श्रीलंका में ऐसी स्थिति आ गई कि जो उन्होंने IMF से उधार लिया हुआ था, उसका ब्याज देने के पैसे भी उनके पास नहीं बचे। इसमें भारत आगे आया और उन्होंने श्रीलंका की मदद की। कोविड के बाद से ही यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा। 2023 में बाइडेन सरकार ने बहुत सारी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा, जैसे कि निकल बैटरीज, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और मेडिकल। उनका कहना यह है कि ये सब चीजें यूएसए में लोकली बननी चाहिए, इकोनॉमी को होगा और उनके लोगों को रोजगार मिलेगा। यहूदी और फलस्तीनियों का विवाद सदियों से चला, पर 2023 में इसने एक जंग का रूप ले लिया। ये जंग हुई गाजा पट्टी के ऊपर। हमास वालों का कहना है कि इजरायली उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंग में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। आप एक चीज समझिए कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मिलिट्री चीजों का निर्माता है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसका मेन बिजनेस है। तो अगर जंग हो रही है तो अमेरिका को सीधा सीधा फायदा होता है, क्योंकि उनके हथियार बिकते हैं। अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना होगा कैसे ट्रंप की रैली में ट्रंप के ऊपर गोली चल गई। दुनिया में अस्थिरता का एक कारण माइग्रेशन क्राइसिस भी है। मेक्सिको के लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सीरिया के लोग यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश के रोहिंग्या भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे देशों में एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इस समय पर आर्थिक स्थिति देशों की ठीक नहीं है और लोगों को ये लग रहा है कि बाहर के लोग आकर उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जो कि उनके लिए है। इजराइल हमास की जंग में अब ईरान की एंट्री भी हो रही है और इसलिए पूरी दुनिया भर में टेंशन और बढ़ रही है। क्या एक नई जंग और शुरू होने वाली है इजराइल और ईरान के बीच में? भारत से लगे बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट चल रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब वहां की सरकार ने
एक नए रिजर्वेशन का ऐलान किया। रिजर्वेशन की वजह से स्टूडेंट्स को काफी नाराजगी हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू। श्रीलंका की तरह वहां की सरकार ने भी आर्मी और मिलिट्री को आदेश दिए कि वो इस प्रोटेस्ट को रोके। वो प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया और स्टूडेंट्स काफी उग्र हो गए। स्टूडेंट्स की उग्रता की सीमा ये है कि वो लोग वहां की प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गए और तोड़फोड़ की। वहां की प्राइम मिनिस्टर वक्त रहते भारत के लिए निकल गई और भारत में उन्हें शरण मिल गई। मुझे कभी कभी ये लगता है कि नास्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी कि हिंदुओं का ज्ञान इस पूरी दुनिया को सर्वनाश से बचाएगा सच होती दिख रही है। अगर आपको भी नास्ट्राडामस की प्रोफेसीज के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो प्रोफेसीज ऑफ नास्ट्राडामस। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इंडिया चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहाँ पर कोई ना कोई आर्थिक संकट चल रहा है और सबसे बड़ा संकट है हमारा पाकिस्तान से, जो आए दिन हमें धमकी देता रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन 1974 में ही बना लिया। इंडिया की पावर और भी बढ़ गई जब एक बड़ी कैपेसिटी का न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने करवाया। आज भारत को कोई न्यूक्लियर से डरा नहीं सकता और कोई आग दिखा नहीं सकता। ये तो अच्छा है कि हमारे देश में एक स्थिर सरकार है और नीतियां देश के हित में हैं। (1920s) saw groundbreaking technological advancements. The invention of electronic television, traffic lights, washing machine, cinema, जिसने सोसाइटी और कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया। आज के एरा में टेक्नोलॉजी एक अलग ही गति पे बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड डिजिटल रेवोल्यूशन, इन सारे नए एडवांसमेंट्स के साथ चैलेंजेस भी हैं कुछ, जैसे कि साइबर अटैक, साइबर वॉरफेयर एंड एथिकल कंसर्न्स। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था इन 1920s टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। आज हमारे पास यूएन, नाटो और अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? इतिहास दोहराता तो नहीं है बट इट राइम्स, और 1920s एक वैल्यूएबल लेसन प्रोवाइड करता है आज के समय के लिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।